नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्रवीण जीएस वर्ल्ड। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यिका बहुलक कैसे निकालते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीजें हमने देखी थी। किसके लिए हमने देखी थी? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत, अब आपको ये पता है कि अवर्गीकृत क्या है? अगर नहीं पता तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक जो है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि हमारे पास एक आते हैं वर्गीकृत आंकड़े। क्या आते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए भी हमने माध्य माध्यक बहुलक की बात की थी। तो वर्गीकृत आंकड़े भी आपको बताया था क्या होते हैं, जो ग्रुप्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको दे देता है 0 से 10 के बीच में इतने लोग हैं, 5 लोग हैं, फिर 10 से 20 के बीच में इतने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो ये क्या होता है? ग्रुप्ड फॉर्म में होता है। एक कैटेगरी दे देता है कि इस नॉर्मल कैटेगरी में इतने लोग हैं। तो ये क्या होते हैं? वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यक बहुलक निकालना था, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे माध्य, फिर उसके बाद देखेंगे माध्यक और उसके बाद देखेंगे बहुलक। तो अगर वर्गीकृत आंकड़ों के लिए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अगर मैं देखूं, सबसे पहले माध्य की बात करता हूं। क्या? माध्य। तो अगर माध्य की बात करता हूं तो इसके लिए हमारे पास आती हैं 3 विधियां। यहां पर भी हमने इसकी चर्चा की थी। माध्य के लिए अगर 3 विधियां आती हैं तो पहली विधि का नाम है, जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। जो दूसरी विधि मेरे पास आती है उसका नाम है दोस्तों कल्पित माध्य विधि। क्या नाम है? कल्पित माध्य विधि। ठीक है। तीसरी विधि जो मेरे पास आती है उसका नाम है पग विचलन विधि। क्या नाम है? पग विचलन विधि। स्टेप डेविएशन बोलते हैं, पग विचलन। इसको बोलते हैं पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। इसको बोलते हैं कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसको अज्यूम्ड मीन बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं दोस्तों स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। ठीक है। ये 3 प्रकार की हमारे पास विधियां हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष विधि बहुत सिंपल सी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ आंकड़े कि मान के लिए यहां लिखा है 0 1 3 5 4 7 9 6 3 2 1 7 5 4 3 2 5 6 7 9 4 2 1 0 5 7 9 6 5 4 2 1 3 7। अगर इस तरह से आंकड़े आपके पास लिखे हैं बहुत सारे, तो अगर इनका आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है? जनरली माध्य निकालना है। बाकी की माध्य का जो बहुलक की पुरानी चीजें हैं वो आप पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाती है। ठीक है। या प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे प्रवीण जीएस वर्ल्ड की, तो वहां भी आपको सारे वीडियो का प्लेलिस्ट मिलता है, जहां पर मैथमेटिक्स के सारे वीडियो मिल जाते हैं। उसमें लिखा हुआ है एमपीपीएससी पेपर 3rd। तो पेपर 3rd में जाएंगे आपको तो मैथ्स के सारे वीडियो मिलेंगे। वहां पर आप इसको पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि हम माध्य क्यों निकाल रहे हैं और ये क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो सारी चीजें आप देख लेंगे। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, अगर इतने सारे आंकड़े हमारे पास हैं, ये इतने सारे आंकड़े अगर मेरे पास हैं, तो इनमें से अब इनका माध्य निकालना है। तो हमको माध्य का तो सीधे सीधे फॉर्मूला पता है कि सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन आंकड़ों को हमको योग करना पड़ता है। अब यहां पर एक चीज हम देखते हैं कि कोई सा आंकड़ा बहुत बार आया। जैसे 0 को देखूं मैं तो 0 1 बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है। यहां पर 1 को देखूं तो 1 2 3 4 बार आया है। तो 1 को मैं 4 बार लिखूंगा, 4 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 1 धन 1 धन 1 धन 1। तो कितना हो जाएगा? 4। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 1 की फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता कितनी बार है? 4 बार है। 1 की बारंबारता 4 बार है। तो जो बारंबारता है दोस्तों, ये बारंबारता 4 बार है। और जो हमारा नंबर है, जो हमारा नंबर क्या? 1 है। तो 1 में गुणे 4 कर दें तो बराबर 4 आ जाएगा। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में अगर हम इस डिजिट का गुणा कर दें तो वो टोटल सम हमको आ जाएगा, फिर हम सबको टोटल कर लेंगे। तो ये चीज अपन को समझनी है प्रत्यक्ष विधि में। तो आइए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि को समझते हैं। ये चीज आपको बताने का मतलब ये था कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहां पर मान के लिए 3 है, 3 अगर 5 बार आ रहा है तो 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, ये 5 बार हम लिखेंगे। तो जोड़ दीजिए 3 6 9 12 15। अब अगर 3 5 बार आ रहा है तो 5 क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कितनी है? 5 है। तो मैं सीधे सीधे क्या कर दूं? 3 गुणे 5 कर दूं। तो ये हमको प्रत्यक्ष विधि में सीखना है।
कि यहाँ अगर जो डिजिट ज्यादा बार आ रही है उसमें क्या कर दे, फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा कर दे। फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता। बारंबारता आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कोई भी प्रविष्टि किसी आंकड़े में जितनी बार आती है वो उसकी बारंबारता कहलाती है। ठीक है, तो ये बारंबारता हो गई 5 बार आगे। चलिए प्रत्यक्ष विधि की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि क्या कहती है और प्रत्यक्ष विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हमको क्या करना पड़ता है, सम ऑफ टोटल नंबर, अर्थात अभी मैंने आपको बताया कि समीशन कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सम के लिए हम ये निशान बनाते हैं, समीशन का सिग्मा बोलते हैं इसको। टोटल नंबर, अब मैं एक एक आंकड़े को योग ना करके क्या बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को उसके आंकड़ों से गुणा कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती तो फॉर्मूला आप याद कर लें तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या होता है फॉर्मूला, एफ आई इंटू एक्स आई। क्या होता है, एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई, मतलब सभी फ्रीक्वेंसियों का जोड़। यही आपका माध्य निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्म में निकाल रहे हैं तो ये आता है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ये कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। अब इससे हम सवाल भी करेंगे इससे रिलेटेड, पर आपको ये चीज याद रख लेनी है कि प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। इसके बाद दूसरी विधि जो है दोस्तों वो होती है कल्पित माध्य विधि। क्या होती है, यहीं पे लिख देता हूं, कल्पित माध्य विधि। इन दो विधियों पर आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे और जो हमारी स्टेप डेविएशन विधि उस पर नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो कल्पित माध्य जो विधि है हमारे पास, कल्पित माध्य जो विधि है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इस विधि का उपयोग क्यों करना है। आप बोलेंगे हम हर सवाल को प्रत्यक्ष विधि से क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, एफ आई और एक्स आई के मान बहुत बड़े होंगे। जैसे यहाँ एफ आई एक्स आई लिखा है, लेकिन अगर मैं एफ आई की जगह यहां पर लिख दूं 81, कितना 81, और एक्स आई की जगह लिख दूं कितना 584। अब ये मान क्या हो गए, बहुत कठिन हो गए, बहुत जटिल हो गए, और सांख्यिकी में ये बहुत सारे ऐसे आएंगे तो ये बहुत जटिल मान होते हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, कई बार एफ आई और एक्स आई के मान बहुत कठिन होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक माध्य हम अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी डिजिट है, तो इनको क्या करना है हमको, ये बहुत बड़ी बड़ी डिजिट को इंटू करना, मल्टीप्लीकेशन करना जटिल होता है। तो हमारे पास क्या होती है, कल्पित माध्य विधि यहाँ पर कारगर होती है। इसमें क्या करते हैं, हम ए मानते हैं, अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड मीन तो ए मान लेते हैं। ए क्या है दोस्तों, एक हमको मीन मान लेना, जो हमारे पास टेबल जो आंकड़े दिए रहेंगे उसमें से हम एक मीन मान लेंगे, माध्य मान लेंगे, और जितनी संख्याएं होंगी उनमें से सारे माध्य को घटा देंगे। वो जो हमने मीन माना है उसमें से सबको, सारे नंबर्स को घटा देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, डिजिट छोटी होती जाएंगी, और अगर डिजिट छोटी होती गई हैं तो क्या होगा, अब इंटू करना आसान हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, एक अज्यूम्ड मीन जो है तो मान के चलना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर ये थ्योरी में भी अगर 5 नंबर में आ जाए कि कल्पित माध्य विधि क्या है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है कि जब एफ आई और एक्स आई के मान अर्थात बारंबारता और आंकड़ों के मान बड़े होते हैं तो वहां पर संक्रियाएं करना, गणितीय संक्रियाएं अर्थात गुणा जोड़ घटाना करना कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम एक अज्यूम्ड या कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और सारे माध्य को, सारे जो भी आंकड़े दिए हैं उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो संक्रियाएं हो जाती हैं वो छोटी हो जाती हैं। ठीक है, वो छोटी हो जाती हैं, और यहां से हम ए मानने के बाद हमको एक चीज जो डेविएशन है, जो थोड़ा बहुत डेविएशन, अब हर माध्य से घटा रहे हैं तो वो डेविएशन निकालेंगे, उसको हम डी आई मानते हैं। तो डी आई इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, मतलब सारे एक्स आई में से ए घटा दिया जाता है। तो ये चीज हम यहां पर निकालते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बोला उसको आप लिखते जाएंगे। घटाने के बाद हम क्या करते हैं, एफ आई और डी आई का इंटू निकालते हैं। जो डी आई ये मैंने निकाला इसका हम इंटू निकालते हैं और एक फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को रख देते हैं। जो फॉर्मूला क्या है आप इसको यहां याद रखिए कि डी आई कैसे निकालते हैं। ठीक है, डी आई ऐसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास बनता है एक्स बार बराबर माध्य का फॉर्मूला ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। बाकी की चीजें हम सवाल करने के साथ हल कर लेंगे। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन है, एक अज्यूम्ड मीन है। बाकी एफ आई डी आई आपको बता दिए, डी आई कहां से निकलेगा, एक्स आई माइनस ए से। ए क्या है, एक अज्यूम्ड मीन है, फिर से बता दिया। ठीक है, तो यहां पर इससे ये फॉर्मूले से निकल आएगा। और एफ आई तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है।
और हमारे पास एक चीज और हमको याद रखना है कि जब हम बोल रहे हैं कि हम FI/DI के मान जब बड़े होंगे तो उनको सरल करना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि FI के मान में कभी कोई परिवर्तन नहीं करना है। FI ज्यों का त्यों रहेगा, चाहे वो जितना बड़ा हो चाहे वो जितना छोटा हो। हमको सारे परिवर्तन कहाँ करना है, XI के मान में करने हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो थ्योरेटिकल थी, जिनको आप एक एक करके समझ रहे हैं। अब हम किसी सवाल की ओर जाएंगे जिससे आपको क्या होगा, सारी चीजें समझ में आएंगी कि हम FI/DI और ये XI के यूज कैसे करते हैं और इनको कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई सवाल हम देखें इससे संबंधित, जैसे प्रत्यक्ष विधि से कोई सवाल आपको देखना है। चलिए मान के लिए ये सवाल अपने पास है। एक सवाल दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में क्या करा है विद्यार्थियों ने कि एक मोहल्ले के 20 घर में गए हैं। विद्यार्थियों को बोला गया कि आप 20 घर में जाइए और देखिए कि किस घर में कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, किस घर में कितने पौधे लगे हैं। तो 20 घरों में लगे हुए पौधों की संख्या निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए उन्होंने। ठीक है, अब इन पौधों का हमको इनका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप प्रश्न देख लिया, आप प्रश्न सुन चुके हैं, इसको आप अपने हिसाब से राइट डाउन कर लेंगे कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े प्राप्त किए। ठीक है, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर दिया हुआ है आपको, सिर्फ ये बता रहा हूं, सारणी दी हुई है आपको। ठीक है, सारणी क्या दी हुई है आपको, पौधों की संख्या क्या है, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, और यहां पर आपको दिया हुआ है घरों की संख्या कि किस घर में कितने पौधे लगे हैं, घरों की संख्या। ठीक है, ये दो चीज आपको दी हुई है। अब यहां पर पौधों की 0 से 2 पौधे कितने घर में लगे हुए हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, फिर 8 से 10, 10 से 12, 8 से 10, 10 से 12। ठीक है, और 12 से 14, 12 से 14। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक पौधा लगा हुआ है, फिर 2 पौधे लगे हुए हैं, 2 घर हैं ऐसे, फिर 1 घर है, फिर 5 घर है, फिर 6 घर है, फिर 2 घर हैं, और यहां पर इसके बाद लास्ट में 3 घर हैं। ठीक है, अब आप इसको समझिए। यहां पर क्या है, घरों की संख्या दी हुई है और पौधों की संख्या, मतलब लगभग एक घर ऐसा है जहां 0 से 2 पौधे हैं, 2 घर ऐसे हैं जहां 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं, एक घर ऐसा है जहां 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं, और 5 घर ऐसे हैं जहां 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं, और 6 घर ऐसे हैं जहां 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं, और 2 घर ऐसे हैं जहां 10 से 12 पौधे लगे हुए हैं, और 3 घर ऐसे हैं जहां 12 से 14 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपको सारणी दी हुई है। अब इस सारणी से आपको क्या करना है कि माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अगर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपके पास है फॉर्मूला। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। वर्गीकृत का अर्थ क्या हुआ, एक ग्रुप फॉर्म में दिए हुए हैं कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, XI निकालना पड़ता है, क्योंकि हमको समीशन निकालना है। XI क्या होता है दोस्तों, X1 X2 X3 सबका योग होता है। ठीक है, तो X1 X2 X3 तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। यहां पर क्या करते हैं, ऊपरी सीमा क्या करते हैं, हल लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे हल। अब यहां पर लिखेंगे ऊपरी सीमा, वर्ग चिन्ह निकालना है आपको। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह आप कैसे निकालेंगे, ऊपरी सीमा या निम्न सीमा, कुछ भी लिख दिए, ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपके पास होता है फॉर्मूला। ये अगर आपके पास फॉर्मूला होता है तो अब आपको पता है कि ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा डिवाइडेड बाई 2 करके आपको X1 X2 X3 X4 X5 सब निकालना है। ठीक है, निकालिए। X1 कैसे निकलेगा, 0 धन 2 बटे 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 1। X2 कैसे निकलेगा, 2 धन 4, क्या 2 धन 4 बटे 2, तो 4 तो 6 बटे 2 बराबर 3 आ जाएगा। X3 कैसे निकलेगा, 4 धन 6 बटे 2, 6 4 10 बटे 2 बराबर 5 आ जाएगा। X4 कितना आ जाएगा, 6 धन 8 बटे 2 बराबर 7 आ जाएगा। X5 कितना आ जाएगा, 8 धन 10 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 10 18 9 हो जाएगा। X6 कितना आ जाएगा, 10 धन 12 बटे 2 बराबर आ जाएगा 11। X7 कितना आ जाएगा, 12 धन 14 बटे 2।
12 14 26 13 आ जाएगा। तो ये x1 x2 x3 x4 x5 निकल आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये के निकल आए हैं, वर्ग चिन्ह निकल आए हैं। और फ्रीक्वेंसी को हमको चेंज नहीं करना है, ये फ्रीक्वेंसी है, f है, क्या है ये f है, और यहाँ पर ये क्या है x है, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमको दी हुई है। अब चलिए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है, माध्य निकालना है। अब जब माध्य निकालना है, कैटेगराइज्ड है, तो हमको इसको प्रत्यक्ष विधि से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि fi और xi के मान छोटे हैं। देखिए विधि कौन सी लगेगी, ये समझने वाली बात है। हमारे पास 3 विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि है और एक पग विचलन विधि है। तो अब यहां पर मैंने बताया कि जब fi xi के मान नॉर्मल छोटे हो तो प्रत्यक्ष विधि, और बड़े हो तो कल्पित माध्य और पग विचलन दोनों लगेंगे, ठीक है। तो यहां पर अभी मान छोटे हैं, तो अभी प्रत्यक्ष विधि से सवाल को हल किया जा रहा है। प्रत्यक्ष विधि से सवाल को हल किया जा रहा है, तो देखिए हमारे पास एक सारणी बनेगी। उस सारणी अगर आपसे बनाते बन गई तो आपसे सारी चीजें बन जाएंगी। सबसे पहले यहां ये बनाइए सारणी, ठीक है, ये सारणी बन गई है। सारणी में आपको लिखना है सबसे पहले पौधों की संख्या, क्या लिखना है, पौधों की संख्या, ठीक है। फिर आपको लिखना है घरों की संख्या, क्या लिखना है, घरों की संख्या, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है, ये घरों की संख्या ही fi है, क्या है, fi है। इसके बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, इसके बाद लिखना है आपको xi लिखना है, ठीक है। xi लिखना है, जो आपने वर्ग चिन्ह निकाला है, वर्ग चिन्ह, ठीक है, ये वर्ग चिन्ह जो xi आपने निकाला है। फिर आपको क्या निकालना है, fi इंटू xi, ये फॉर्मूले में आपके, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब देखिए रख लीजिए, सारे मान रख लीजिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये मान हमारे पास दिए हुए हैं। फिर दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 और 3, ये दिया हुआ है। अब मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिए कि ये वर्ग चिन्ह, दोस्तों वर्ग चिन्ह आपको मतलब पता है कि 0 से 2 का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मतलब अगर मैं कहूं कि इनके पास 10 से 20 रुपए के बीच में है, क्या है, 10 से 20 रुपए के बीच में है, तो आप एक अंदाजा लगाते हैं कि लगभग 15 रुपए होंगे। तो उसका सेंट्रल पोजीशन क्या है, उस 10 से 20 का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, 15 कर रहा है, अर्थात उसकी जो मीन वैल्यू है वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहां पर यही चीज है कि अगर 0 से 2 की बात करूं तो इसकी मीन वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इसका, हालांकि वो फॉर्मूले से भी मैंने सारी चीजें निकाल दी है। 2 से 4 है तो यहाँ बीच में 3 है, 4 से 6 है तो यहाँ बीच में 5 है, फिर 7 है, फिर आपके पास क्या है 9 है, फिर आपके पास 11 है, फिर आपके पास 13 है, ये सारी चीजें हैं। अब fi इंटू xi निकालेंगे, तो fi में xi को गुणा कर दीजिए, 1 में 1 का होगा तो 3 में 2 का होगा तो 6, 5 में 1 का होगा तो 5, 5 में 7 का होगा तो 35, 9 में 6 का होगा तो 54, 11 में 2 का होगा तो 22, 13 में 3 का होगा तो 39, ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब इनका समीशन भी निकालना है, क्या करना है, समीशन निकालना है, अर्थात टोटल निकालना है। तो ये तो आपको पता है 20 घर थे, तो 20 तो जो कहते हो लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसमें सवाल में दिया हो कि 20 घरों में जाकर निकाला है, इसका टोटल निकालिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 और 30 हो जाएगा आपका 47, 47 और 4 हो जाएगा 51 और 50 101, 101 और 20 121, 121 और 123, 123 और 9 131, 132, 132 और 30 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 162 इसका टोटल आ जाएगा, 162 इसका टोटल आ जाएगा। बहुत नॉर्मल से सवाल ऐसे ही आते हैं परीक्षा में आपको करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक चीज आती है जिसका नाम है फॉर्मूला। अब हमको x बार निकालना है, उसने माध्य बोला है निकालने के लिए, तो हम x बार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x बार, ठीक है। जिसका फॉर्मूला हमको पता है कि समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई क्या, समीशन ऑफ fi, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो x बार बराबर समीशन ऑफ fi xi कितना आया है, हमारे पास लिखा हुआ है 162 आया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi आया है 20, कितना आया है 20, बहुत आसान है। तो x बार बराबर कितना आएगा, 2 से काट दीजिए तो 2 8 16, 2 1 कम 2 और 2 धाम 20, यहां पर आ जाएगा। अब ये 10 है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव, तो 8.1, ये आपका x बार या माध्य आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा 8.1। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर चीजें निकालना बहुत आसान है। आपके पास सिर्फ आपको क्या निकालना है, सबसे महत्वपूर्ण होता है fi और xi की वैल्यू आपको क्या निकालना है, जो भी दोनों के बीच के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये लास्ट वीडियो आप और अच्छे से देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का एक सवाल होता है, जिसमें आप समझ रहे हैं कि हमको क्या क्या करना होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं
कुछ मोहल्ले के बच्चों ने सर्वेक्षण किया मोहल्ले में 20 घरों में जाकर कि यहाँ पर किस घर में कितने कितने पौधे लगे हैं। तो उनको मिला कि एक घर में 2 पौधे तक लगे हैं, 2 घर ऐसे हैं जहाँ 4 पौधे तक लगे हैं, एक घर ऐसा है जहाँ पे 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं, और 5 घर ऐसे हैं जहाँ 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं, 6 घर ऐसे हैं जहाँ पे इतने पौधे लगे हुए हैं। अब आपसे पूछता है माध्य पौधे बताइए। अब अगर आपसे पूछ ले कि 20 घर में लगभग हर घर में कितने पौधे लगे हुए हैं, ये आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। तो आपसे बोला जा रहा है ये आपका माध्य आ रहा है 8.1, लगभग 8 पौधे हर घर में लगे हुए। इसको निकालने का तरीका क्या है, ये हमारे पास हो गई वैल्यूज, जो हमारे पास पौधों की संख्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास घरों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में हमको कोई चेंजेस नहीं करने, वो ज्यों के त्यों हम लिख दिए। अब वर्ग चिन्ह की बात करूं, वर्ग चिन्ह कैसे निकल रहे हैं, आपको जो बताया था पहले वीडियो में बताया है कि 0 से 2 है, 0 से 2 का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। मतलब जैसे अपन जनरली बोल देते हैं कि लगभग 150 लोग आएंगे, तो अपन मान लेते हैं 75 आएंगे। कितने आएंगे, 75 आएंगे, क्योंकि 100 से 50 के बीच की वैल्यू को अज्यूम्ड करते हैं। वैसे ही 2 से 4 है तो इसके बीच की वैल्यू को अज्यूम्ड करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी जो हम पढ़ रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति, वो चीज यही है कि हमको देखना है कि ये आंकड़ा किसके आसपास घूम रहा होगा। जैसे कहीं पर लिख दिया कि 10 से 20, तो हम ये मान के चलेंगे कि 15, क्या मानेंगे इसका, कि ये 15 के आसपास आंकड़ा घूम रहा है, क्योंकि 10 से 20 की बात की जा रही है, तो अब आसपास क्या है, 15 के आसपास चीजें घूम रही होंगी। तो वैसे ये चीज यहां पर निकाल दी है मैंने, xi की वैल्यू। xi की वैल्यू कैसे निकालना है, सीधे सीधे फॉर्मूला है कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाई 2, तो उससे क्या निकल आती है, xi की वैल्यू निकल आती है। अब यहां पर आप देखिए कि xi की वैल्यू जब निकल आई है तो fi और इंटू xi कर देंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। बहुत सरल है, किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में डाउट होता भी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 9755 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 9755488561 पर कोई भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपको कहां पर दिक्कत जा रही है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रवीण जीएस वर्ल्ड। प्रवीण जीएस वर्ल्ड में भी आप हमको ज्वाइन करके वहां पर सारी चीजें डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि के ऐसे ही सवाल आते जाएंगे। अब हम चलते हैं, एक सवाल करते हैं जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन, या फिर कल्पित माध्य विधि से संबंधित हम कोई सवाल करके देखते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाता है। कोई भी सवाल हम उठा लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ये एक उदाहरण के रूप में सवाल आपको बता दिया गया, और अगर आपको सवाल चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रवीण जीएस वर्ल्ड। उसमें आपको सवालों की लिस्ट दे दी जाएगी। अब यहां पर आपके पास एक अज्यूम्ड मीन मेथड है। क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, कल्पित माध्य विधि है। कल्पित माध्य विधि का आपको फॉर्मूला बता दिया, सारी चीजें बता दी। अब यहां पर है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करें। ठीक है, किसी फैक्ट्री में कितने मजदूर है, 50 मजदूर है। 50 मजदूरों की जो दैनिक भत्ता उनको दिया जा रहा है उसका बंटन यहां पर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है मजदूरी दी गई है कि कितने रुपए मजदूरी मिलती है, मजदूरी है ना, और आपको दिया गया है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, ये 2 चीज दी हुई है। अब यहां पर मजदूरी 500 रुपए से 520 रुपए, मतलब कोई बड़ी फैक्ट्री है, नहीं तो इतना पैसा कौन देता है, दैनिक मजदूरी। ठीक है, 500 से 520 रुपए, 500 से 520 रुपए, 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, फिर 560 से 580, 560 से 580 और 580 से 600, 580 से 600। ठीक है, ये आप याद रखिए, 580 से 600 यहां पर लिखा हुआ है। 560 से 580 और 580 से 600, ये चीजें आपको दी हुई है। अंतराल आप समझ लेंगे, 20-20 का अंतर है। 500 से 520, 520 से 540, ये आपका अंतराल है। अब दी हुई है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या कितनी दी हुई है, 12 श्रमिक ऐसे हैं दोस्तों जिनको 500 से 520 रुपए मिलता है, 14 श्रमिक ऐसे हैं जिनको इतना पैसा मिलता है, 8 श्रमिक ऐसे हैं जिनको इतना मिलता है, और 6 श्रमिक ऐसे हैं जिनको इतना मिलता है, और 10 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 600 रुपए तक मिलता है। तो यहां पर आपको ये चीजें दे दी गई हैं। ठीक है, अगर यहां पर आपको ये चीजें दे दी गई हैं तो आपसे पूछता है कि माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका सवाल है। अब यहां पर आप देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर fi की वैल्यूज बड़ी हो तो प्रत्यक्ष विधि लगाना कठिन होता है, क्योंकि हमको गुणा करने में बहुत दिक्कत जाएगी। तो अब ये बताइए, हम 500 से 520 ऐसी बड़ी वैल्यू आई हैं, तो अब आपको सवाल वहां लिख के नहीं आएगा कि आप किस विधि से इसको करिए। अब आपको सवाल देख के समझ जाना है कि हम इसको कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। किस विधि से हल करेंगे, कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे।
अब आप एक्स आई या वर्ग चिन्ह निकालना आसान है आपके लिए, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो मैं सीधे टेबल पे ही करता हूं। ठीक है, टेबल पे ही करता हूं। तो अगर मैं यहां सारणी की बात करूं, सारणी बनाने की बात करूं, तो देखिए क्या क्या आएगा आपके पास, क्या क्या आएगा। देखिए क्या क्या आएगा आपके पास, समझिए। यहां पर आपके पास पहली चीज तो ये आई कि मजदूरी दी हुई है, तो आप यहां लिख दीजिए मजदूरी, दैनिक मजदूरी। क्या लिख दीजिए, दैनिक मजदूरी। ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं, दैनिक मजदूरी दी हुई है। मजदूरी के बाद आपके पास दूसरी चीज क्या दी हुई है, यहां पर मजदूरी के बाद आपके पास दूसरी चीज दी हुई है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या भी दी हुई है। क्या दी हुई है, संख्या। ठीक है, 2 चीज आपके पास दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या निकालना होता है, आपको फॉर्मूला याद है कल्पित माध्य विधि का? नहीं है तो एक बार साइड में लिख के देख लीजिए। क्या होता है, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन कितना, समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से सारणी बननी चाहिए कि हमको क्या क्या निकालना है। ठीक है, श्रमिकों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा, वो तो दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक चीज आपको यहां पर निकालना होगा, जिसका क्या नाम होगा, आपका नाम होगा यहां पर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। ए निकलेगा या फिर सीधे डी आई की वैल्यू निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, डी आई की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, या पहले यहां पर एक्स आई निकाल लेते हैं, एक्स आई निकाल लेते हैं, उसके बाद यहां पर डी आई निकाल लेते हैं। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, तो यहां पर ये डी आई होता है। अगर यहां पर ये डी आई होता है तो आप ये बताइए, यहां पर डी आई आ जाएगा, तो लास्ट में आपके पास क्या फाइंड आउट करने को रह जाएगा, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। ये 2 चीज आपको फाइंड करने को रह जाएगा। तो अब यहां पर मजदूरी दी हुई है 500 से 520, लिख लीजिए 500 से 520। फिर आपके पास यहां पर दिया हुआ है, आपके पास यहां पर क्या दिया हुआ है, मजदूरी के बाद आपके पास दी हुई है 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये आपके पास दी हुई है मजदूरी। ठीक है, अगर मजदूरी यहां पर इतनी दी हुई है तो श्रमिकों की संख्या आपके पास क्या है, 12, 14, 8, 6 और 10। इतना ही सवाल में आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अज्यूम्ड मीन मेथड की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो मैंने आपको क्या क्या कहा था, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इन्हीं में से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह हम आपको निकाल के दिखाते हैं। 500 में 520 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 1020। 1020 आएगा, 1020 में 2 का भाग देंगे, 1020 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, आएगा 510। कितना आएगा, 510। सीधी सी बात है, आप इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल लिया करिए, सीधी सी बात है, वही होता है। वर्ग क्या कभी डेसिमल में होता है तो वो आपको निकालना पड़ता है। अब यहां पर इन दोनों में आएगा 530। अब यहां पर बराबर वर्ग अंतराल है तो आएगा 500 कितना, 550। फिर यहां पर आएगा 500, 560 और 80 तो 570, 570 यहां पर आएगा 590। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहां पर ये तो आपको पता है कि ये एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे ये बताइए, ये बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं मल्टीप्लीकेशन बड़े बड़े हो जाएंगे तो हमने एक चीज सीखी है कि हम अज्यूम्ड मीन मेथड निकाल लें। क्या निकाल लें, अज्यूम्ड मीन मेथड से इनको हल कर लें। अज्यूम्ड मीन मेथड से हल करने की कोशिश करते हैं। आइए करते हैं, कैसे करेंगे। हमने बोला था आपसे कि आप इन्हीं में से, ये जो एक्स आई हमने निकाले, इनमें से एक जो है ए मान लीजिए, कोई को भी मान सकते हैं, पर आप जनरली बीच की संख्या को मानिए। अब हम इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं, ए। यहां पर आप ऐसे मत लिखिएगा, आप अलग से, आपके पास जगह रहेगी वहां पर लिखिएगा कि ए बराबर 505 माना कल्पित माध्य लिखेंगे आप, कल्पित माध्य ए बराबर 550। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, अज्यूम्ड है, कल्पना कर रहे हैं कि एक माध्य हमारे पास यही है। ठीक है, अज्यूम्ड अगर हम कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो अब हमको क्या निकालना है, डीआई निकालना है। डीआई निकालने के लिए हमको क्या करना है, सारे एक्स आई में से एक को घटाते जाओ। ठीक है, एक्स आई में से एक को घटाते जाओ, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, एक्स आई क्या है, 510 माइनस 550 तो कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा, क्योंकि माइनस का 550 बड़ा है तो माइनस का 40 आएगा। फिर 530, सब में से एक हटा दीजिए, माइनस 550 तो बराबर कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा, 550 में से 550 जाएगा तो 0 आएगा, लिख देता हूं 550 माइनस 550 तो 0 आएगा। अब यहां पर एक्स आई कितना है, 570 माइनस 550 तो प्लस का 20 आएगा,
590 माइनस 550, तो आपके पास कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यू। अब देखिए मैंने इसको कितना छोटा कर दिया है यहां पर। अब हमको FIDI निकालना है, तो DI हमारे पास कितना छोटा हो गया, 40 20 60। अभी आप अगर 510 20 में गुणा करते तो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आती। अब मैंने इसको कर दिया छोटा। अब अगर छोटा कर दिया है तो अब देखिए FIDI निकालना है, तो FI तो यहां पर दिया हुआ है, DI भी आ गया, आप दोनों को गुणा करते हैं तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 तो 480 आएगा। माइनस का आएगा, याद रखिएगा, 14 दूनी 28 तो माइनस का 280 आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 6 में 20 का गुणा होगा तो 20 छक्के 120 होगा, और 10 में 4 तो 400 होगा। ठीक है, यहां पर आपके पास इतनी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर ये वैल्यू आ गई है तो अब आप इसको क्या कर दीजिए, समीशन कर दीजिए इनका। ठीक है, यहां तो आपको पता है FI का समीशन 50 है, क्योंकि 50 मजदूरों की बात कही गई थी, और आपको इसका भी समीशन चाहिए FIDI का, तो इसका भी समीशन आप निकाल सकते हैं। इसका समीशन कितना आएगा, देखिए ये 400 और 120 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 600 और 8 दूनी 16 तो 760 हो जाएगा। 760 ये हो गया और 520 ये हो गया, 520 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 520 को अगर आप यहां पर घटा देंगे तो कितना आएगा, 0, 6 में से 2 गए तो आपका 4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 240। कितना आ जाएगा, 240। और आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर यहाँ पर माइनस में भी आता है तो आपको क्या लेना है, क्योंकि x बार जो है हम यहाँ पर लगाते हैं, x बार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मॉड लगा है। क्या लगा है, मॉड लगा है, और मॉड में हमेशा हमको क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, पर यहां पर अभी तो हमारे पास फॉर्मूले में जाना है। अभी हम यहां पर लिख लेते हैं माइनस का 240। ठीक है, माइनस का 240 आपका यहां पर ये आ गया है। अब ये आप सोचिए आप कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, इसको मिटा देता हूं, यहां पर आपको पता है फॉर्मूला है दोस्तों आपके पास x बार बराबर a, क्या है, a प्लस समीशन ऑफ FIDI डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ FI। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट आउट करते हैं, वैल्यूज पुट करिए तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमने मानी थी 550। कितनी मानी थी, 550 माइनस समीशन ऑफ FIDI कितना आया है, माइनस का प्लस का माइनस का 240 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा। बाकी की चीजों को अगर काटना चाहें आप तो काट सकते हैं, या फिर इसको सीधे यहां पर जोड़ लीजिए। तो यहां पर कितना आएगा, ये यहां पर आप इसको सीधे सीधे घटा ही दीजिए। ठीक है, 5 से काट दीजिए, तो 5 से आप काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40 और 5 दम 50, तो ये आएगा 4.8। तो 550 में से 4.8 को घटा दीजिए, माइनस 4.8, तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 545.2 इतना बचेगा। ठीक है, 545.2। तो ये आपका क्या आ गया, अज्यूम्ड, ये आपकी आ गई है माध्य वेतन आ गया है। मतलब हर मजदूर को लगभग 545.2 रुपए मिल रहे हैं। तो ये आपका अज्यूम्ड मेथड की नॉर्मल सी विधि है, बहुत सरल है। आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार आप और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार और समझ सकते हैं। कैसे समझना है आपको, देखिए मजदूरी दी हुई है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है। ठीक है, मजदूरी और श्रमिकों की संख्या मैंने लिख ली, फिर हमको वर्ग चिन्ह निकालने पड़ते हैं जिसको हम XI बोलते हैं, और ये दोनों के बीच की वैल्यू होती है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो XI की वैल्यू निकाल आती है। ये हमने निकाल ली, 500 और 520 को जोड़ा और 2 का भाग दिए तो 510 आए, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू निकाल ली। अब अज्यूम्ड मीन मेथड है, क्यों है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, और अगर बड़ी बड़ी वैल्यू है तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा होगा कि गुणा कैसे होगा। ठीक है, अब गुणा कैसे होगा, तो अब देखिए आप यहां पर DI की वैल्यू हमको छोटी, हमने इसको क्या करना है, छोटा कर लेना है। छोटा करने के लिए हम एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, अज्यूम्ड अर्थात मानक कल्पित माध्य मान लेते हैं, जिसको हम बीच की संख्या मान रहे हैं 550। ठीक है, ये हमको करना है। अब इस ए को सब में से घटा दीजिए, यहां पर सबसे घटा दिए, 510 में से 550, 530 में से 550, 550 में से सबसे घटाने के बाद ये वैल्यू हमने छोटी छोटी कर ली है। छोटी छोटी वैल्यू करने के बाद FI इंटू DI निकाल दिया, उनका समीशन किया और फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी। तो ये बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। तो ये 2 विधियां आपको समझ में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आ गई होंगी। इसकी पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी का विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर, जिसका नाम है पग विचलन विधि। क्या नाम है, पग विचलन विधि। तो बहुत आसान है वो भी, बस ये इतने स्टेप अब पहले आप याद रखिए कि यहां तक आपको स्टेप याद रखना है, इसी के आगे है पग विचलन विधि। तो चलते हैं पग विचलन विधि की ओर।
आपको पग विचलन विधि में एक चीज याद रखनी है जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन, तो आप निकाल ही लिए हो। एक चीज और याद रखनी है जिसका नाम h याद रखना है आपको। h क्या होता है दोस्तों? h होता है वर्ग की हाइट, वर्ग की चौड़ाई होती है, वर्ग कितना बड़ा है वो h होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि 20 से 40, क्या कहा मैंने? 20 से 40, तो 20 से 40 में जाने में कितना टाइम लगा? 20 का टाइम लगा। तो 20 क्या है? वर्ग की हाइट है या h है। तो वर्ग की माप जो होती है, वर्ग की हाइट होती है, वर्ग की माप को ही h बोलते हैं। बस आप अगर ये याद रख लिए तो आपको क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य विधि आपको अच्छी से आ जाएगी, ठीक है। कल्पित माध्य विधि के लिए ही वही फॉर्मूला, कल्पित माध्य विधि के लिए वही फॉर्मूला लगेगा आपका। क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? अब आपके पास दो चीजें हम देख चुके हैं, माध्य निकालने की दो चीजें देख चुके हैं हम। कौन कौन सी विधि हम देख चुके हैं? प्रत्यक्ष विधि देख चुके हैं, इसके बाद एक चीज हम ये देख चुके हैं, दूसरी चीज हम देख चुके हैं दोस्तों, दूसरी चीज हम देख चुके हैं कल्पित माध्य देख चुके हैं। अब एक आपके पास आती है पग विचलन। कौन सी आती है? पग विचलन। पग विचलन या स्टेप डेविएशन मेथड आती है आपके पास, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में भी बहुत सरल है, बहुत आसान है, सारी चीजें जो कि तो करनी है, बस थोड़ा सा अंतर आपको यहां पर आता है। विचलन जो होगा वो ui के माध्यम से हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ui के माध्यम से हम निकालते हैं, और ui की वैल्यू भी कुछ नहीं di/h होती है। क्या होती है? di/h। अगर आपको थ्योरी में आ जाए पग विचलन विधि या तीनों विधि 5 नंबर में आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि जब दिए गए आंकड़ों में fi और xi के मान बहुत बड़े होते हैं तो हम पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में हम क्या क्या करते हैं दोस्तों? इस विधि में पहला स्टेप हम यही करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक अज्यूम्ड मीन, वो जो हमने आपको पिछले पग विचलन में बताया, एक कल्पित माध्य, कल्पित माध्य a मान लेते हैं, ठीक है, a मान लेते हैं। दूसरी प्रोसेस हम क्या करते हैं कि इस कल्पित माध्य से इस कल्पित माध्य को, इस कल्पित माध्य a को सभी xi से घटाते हैं, सभी xi से घटाते हैं, घटाते हैं एवं di प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? xi माइनस a बराबर di, ये हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, di प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ग की माप h मानते हैं। वर्ग की माप क्या मानते हैं हम? h मानते हैं। थ्योरी आपको जरूरी हो सकता है क्योंकि पीएससी का मुख्य परीक्षा का पेपर है तो थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ जाए, तो ये थ्योरी आप अच्छे से याद रखना कि वर्ग की माप h मानते हैं और क्या करते हैं? ui बराबर di/h हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। di/h, di आप यहां से निकाल चुके हैं, h यहां से निकाल चुके हैं। तो ये थ्योरी आप समझ लिए कि हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले हम कल्पित माध्य मान लेंगे, कल्पित माध्य के माध्यम से हम di निकाल लेंगे, di निकालने के बाद हम क्या करेंगे? h से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर ये सारी चीजें आ जाएंगी दोस्तों तो हमको याद रखना है कि हमको किस विधि में? पग विचलन विधि में ही h का यूज करना है। पग विचलन, क्योंकि एक स्टेप का डेविएशन हो रहा है। किसका? एक स्टेप का, इसका नाम ही है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन, ठीक है। तो एक स्टेप बस का डेविएशन हो रहा है तो आपको क्या करना है? ui की बात यहां पर करना है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास बन जाता है पग विचलन विधि से, x बार बराबर a प्लस समीशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi। अब तीनों फॉर्मूले याद रखने में आपको एक चीज कॉमन रखनी है कि नीचे जो है तो समीशन ऑफ fi ही आया है तीनों फॉर्मूले में, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, कल्पित माध्य विधि हो या पग विचलन विधि हो। और बस इसमें ये करना है कि इंटू h कर देना है। क्या करना है? इंटू h कर देना है। ये ui है, सॉरी ui कितना है? ui। तो समीशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाई, अब देखिए इस फॉर्मूले जो जो हमसे पूछा गया वो हमारे पास है। कहां से है? a हमने अज्यूम्ड मीन माना है, a माना है। उसके बाद हमने क्या माना है? fi ui माना है, fi ui भी हम निकाल चुके हैं। और उसके बाद हमने माना है समीशन ऑफ fi इंटू h, h भी हम निकाल चुके हैं। h कैसे निकलता है याद रखिएगा, ऊपरी सीमा h बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। h के लिए भी फॉर्मूला आपको बता दिया कि h कैसे निकलेगा। a कैसे निकलेगा? एक अज्यूम्ड मीन मानेंगे, ui di सब आपको पता ही है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें अपने पास हैं, एक आध सवाल लगाते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसके एक सवाल की ओर जो आपको बहुत आराम से समझना है कि हमको इस सवाल में, ऐसे सवालों में हमको करना क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों विधि आज हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास क्या है? माध्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद माध्यक और बहुलक बचेगा, उसमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? इसका नाम है पग विचलन विधि।
पग विचलन विधि में हमको क्या क्या करना है, स्टेप आपको सारे समझ में आ गए हैं। ठीक है, स्टेप आपको सारे समझ में आ गए हैं। तो चलिए पग विचलन विधि को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पग विचलन विधि को सॉल्व अगर करना है तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वर्ग की माप, वर्ग होना चाहिए। क्या है, सारी चीजें वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़े आप समझ रहे हैं, जहां पर एक वर्ग दिया होगा, प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक वर्ग दिया होगा, एक ग्रुप फॉर्म में वर्ग दिया होगा, उस हिसाब से आपको करना है। चलिए इसका एक सवाल करते हैं, सारी चीजें आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। आपके पास सवाल है कि दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों को प्रतिशत बताती है। क्या बताती है, महिला शिक्षकों को प्रतिशत। किस राज्य में कितने प्रतिशत महिला शिक्षक हैं, ये सारणी हमको बता रही है। ठीक है, तो हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। आप सवाल को सुन लीजिए। दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत का बंटन दर्शाती है। ठीक है, बंटन दर्शाती है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, महिला शिक्षकों का प्रतिशत। महिला, ये सवाल बहुत बड़ा होगा क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड है, कई सारी चीजें हमको निकालनी है। महिला शिक्षक, महिला शिक्षक यहां पर दी हुई है प्रतिशत में। ठीक है, और यहां पर राज्य, राज्य या संघ दिए हुए हैं, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो भी आपको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर 15 से 25%, 25 से 35, और यहां पर बहुत सारा जाएगा 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ग आपको दिए हुए हैं। 7 वर्ग आपको दिए हुए हैं। संघ 6 राज्य ऐसे हैं, 6 संघ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 25% महिलाएं हैं। ठीक है, और उसके बाद 25 से 35 वाले में आपको दिया 11, इसके बाद 7, इसके बाद 4, इसके बाद फिर 4, इसके बाद 2 और फिर 1। इतनी सारी आपके पास चीजें दी हुई हैं। अब चलिए एक एक करके समझिएगा चीजों को, और हमको क्या क्या करना है। क्या दिया हुआ, महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है और संघ राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, हमको इसको करना है किससे, कल्पित माध्य विधि से, सॉरी पग विचलन विधि से हल करना है। ठीक है, अब आप समझिएगा कि यहां पर क्या दिया हुआ, महिला शिक्षकों की संख्या। अब आपको सारणी में, अगर आपको कल इसको पग विचलन विधि से मैं बताने वाला हूं, तो फॉर्मूला आपके पास दिमाग में रहना चाहिए कि x बार बराबर a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला है। अब इसके हिसाब से हम बनाएंगे सारणी। अगर सारणी हमारे पास इसके हिसाब से बनने वाली है तो हमारे पास सबसे पहली चीज आएगी महिला शिक्षकों का प्रतिशत, शिक्षकों का प्रतिशत। ठीक है, दूसरी चीज आएगी संघ या राज्य, संघ या राज्य। तीसरी चीज अब हमारे पास क्या आनी चाहिए, आप खुद सोचिए। यहां पर आएगा वर्ग चिन्ह। क्या आएगा, वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह हमारे पास आने के बाद हमारे पास एक चीज और आएगी जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा दोस्तों वर्ग चिन्ह। मतलब यहां पर ये होगा एफ आई, ये होगा एक्स आई, और हमारे पास और हमको क्या क्या चाहिए है, हमको चाहिए यू आई। यू आई कैसे निकलता है दोस्तों, यू आई निकलता है डी आई अपॉन एच से। किससे निकलता है, डी आई अपॉन एच से। तो अब डी आई कैसे निकलता है, पहले डी आई निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डी आई निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डी आई। डी आई बराबर आपको पता है एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, फिर यहां पर मैं निकाल लेता हूं यू आई। क्या निकाल लेता हूं, यू आई। यू आई बराबर आपको पता है डी आई अपॉन एच होता है। ठीक है, यहां पर निकाल लेता हूं एफ आई यू आई। ठीक है, ये इतनी बड़ी सारणी आपके पास बनने वाली है। ठीक है, अगर इतनी बड़ी सारणी बनेगी तो आप देख लें अपन क्या क्या हमको मिलेगा। यहां पर हमको मिलेगा 15 से 25, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ आई हमको दिया हुआ है 6, 11, 7, 4, 6, 11, 7, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 65, 65 से 75, 75 से 85। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 55 से 65 रह गया है ना। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75,
और 75 से 85, ये हो गई आपकी सातों चीज। ठीक है, क्या हुआ? 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। ठीक है, 2 और 1, ये सारी चीजें आपके पास दी हुई हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए एक चीज, यहां पर आप एक चीज देखिए, अभी आपके पास यहां पर xi वर्ग चिन्ह, क्या बोला था मैंने? इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो भी कर सकते हो। 25 और 15 जुड़ेंगे तो 40 आएगा, बट्टे 2 करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 20 आएगा, है ना? तो 20 लिख दो। 25 और 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 बट्टे 2 कर दो तो 30 आएगा। अब देखिए बराबर वर्ग अंतराल है तो बढ़ते चलिए, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, यहां पर आपके पास इतनी चीजें दी हुई है। 75 से 85 के बीच में 80 आएगा। ठीक है, यहां पर इतनी सारी आपके पास चीजें दी हुई हैं। अब निकालना है आपको डी आई। अब आपको डी आई निकालना है, तो मैंने बोला था अज्यूम्ड मीन ए मानिए, तो यहां पर ए मैं क्या मानूं? ए बराबर क्या मानूं? बीच की वैल्यू 1, 2, 3, यहां पर 3 नीचे की तो 50, ए बराबर 50 मानूंगा। क्या मानूंगा? बीच की वैल्यू, कोई कल्पित माध्य मानना है हमको इन्हीं में से। ठीक है, अब आप ये भी याद रखना कि यहां पर इसके आसपास ही आपका माध्य आता है, क्योंकि हमने कल्पित माध्य 50 माना। देखिएगा इसके आसपास से आपका माध्य आएगा, तो यहां पर ये कल्पित माध्य मान लिया मैंने 50। ठीक है, अब यहां पर हर चीज को हमको क्या करना है? 50 से घटाना है। एक्स आई माइनस ए है, देखिए यहां पर लाइन खींच दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स आई माइनस ए है, देखिए कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है आपके पास? एक्स आई यहां पर 20 है, 20 माइनस 50 तो बराबर कितना आएगा? माइनस का 30। फिर आपके पास कितना है? यहां पर 30 माइनस 50 तो बराबर माइनस का 20। फिर 40 माइनस 50 तो बराबर आएगा माइनस का 10। 50 माइनस 50 तो बराबर आएगा 0। 60 माइनस 50 तो आएगा 10। 70 माइनस 50 तो आएगा 20। 80 माइनस 50 तो आएगा कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें निकाल आएंगे। अब आपको क्या निकालना है? यू आई निकालना है। यू आई कैसे निकाल रहा हूं मैं? डी आई अपॉन एच। डी आई की वैल्यू ये निकाल दी मैंने, ये डी आई की वैल्यू है। क्या की वैल्यू है? डी आई की। ये कल्पित माध्य ए हमने क्या माना है? 50। ठीक है, अब हमको क्या करना है? यू आई की वैल्यू निकालना है। यू आई बराबर डी आई अपॉन एच। एच के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, पूरे वर्ग की ऊपरी सीमा अर्थात 25 माइनस 15 तो कितना आएगा? 10। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? एच बराबर 10 आएगा। कितना आएगा? एच बराबर 10। अब इसको पूरे फॉर्म इसमें अप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 30 बट्टे 10 तो माइनस का 3, फिर 20 बट्टे 10 तो माइनस का 2, फिर 10 बट्टे 10 तो माइनस का 1, फिर 0, फिर 10 बट्टे 10 1, 2, 3। ठीक है, यहां पर ये माइनस के और प्लस के आ गए। ठीक है, अब देखो आप ये सब करने का मतलब क्या होता है? अब हमारा एफ आई यू आई कितना सरल हो जाएगा, क्योंकि यू आई की वैल्यू को मैंने इतनी छोटी कर दी जो कि एक्स आई में यहां पर इतनी बड़ी बड़ी जा रही थी। तो यही तो हमारे को क्या है? आसान करना है दोनों विधियों से। ठीक है, अब इतना सरल हो गया है तो गुणा कर दीजिए 6 × 18। फिर यहां पर 11 में 2 का होगा तो माइनस का 22, 1 में 7 का होगा तो माइनस का 7, 0 में किसी का भी होगा तो 0, 1 में 4 का होगा तो 4, 2 में 2 का होगा तो 4, 3 में 1 का होगा तो 3। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यूज आ जाएंगी। 18 और 22 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 18 और 22 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 40, 40 और 7 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 47। 47 में से 4 दूनी 8 और 3 8 3 11, 11 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 में से 11 घट जाएंगे आपके, तो आपका बच जाएगा 36। कितना बचेगा? 36। ठीक है, 47 में से 11 घट जाएंगे तो बच जाएगा 36, वो भी माइनस का। किसका? माइनस का 36। अब आपके पास मेरे ख्याल से जो फॉर्मूले में अप्लाई होना है सारी चीजें आ चुकी हैं। फॉर्मूले में अप्लाई होने वाली सारी चीजें अगर आपके पास आ चुकी हैं तो अब आप क्या करिए? फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखना है तो यहां पर मैं अगर फॉर्मूले में ये वाली चीज रफ कर दूं तो ये तो आपके पास प्रश्न में दी हुई है लिखी लिखाई, तो मैं आपको इसको रफ कर सकता हूं, या फिर नीचे अगर आपको बताऊं तो आपको यहां पर भी समझ में आ जाएगी। आपके पास फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू सारी पुट आउट करनी है। ए की वैल्यू भी मेरे पास है, ए मैंने कितना निकाला था? 50, तो 50 धन समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है? माइनस का 36, माइनस का 36 डिवाइडेड बाई यहां पर ये कितने हैं? संघराज्य क्षेत्र, इनको जोड़ लीजिए। 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 4 32, 32 2 36, 1 37। कितना हो गया? 37। ठीक है ना, 11 6 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 2
34 और एक 35, सॉरी 35 आएगा। कितना आएगा? ये आ गया आपका 35। ठीक है, तो आपके पास ये 35 है, समीशन ऑफ एफ आई, और एच की वैल्यू आपके पास है 10। कितनी निकाली हमने? 10 निकाली है। अब इन सारे इसका सारे का कैलकुलेशन हम करते हैं। यहां पर इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। क्वेश्चन को रफ करने के बाद देखेंगे हम कितना आएगा। 50 धन माइनस का 36, माइनस का 36 में 10 का गुणा कर देता हूं तो माइनस का 360 हो जाएगा। माइनस का 360 बटे 35। ठीक है, ये जो भी आपका यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? 35 एलसीएम आ जाएगा। 35 एलसीएम आने के बाद इसमें का गुणा 50 में होगा तो 25 की 5 और 5 3 15 16 17 175 आ जाएगा, 0। ठीक है, माइनस 360 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 1750 में से 360 घटेगा, 1750 में से 360 घटाएंगे तो 0, 5 में 15 में से 6 गए तो 9, फिर ये बनेगा 4, तो 7 में से 4 गए तो 3 और 1, 1390 बटे 35। अब इसका कैलकुलेशन आप करिए, 5 से काट दीजिए। 5 से कटेगा तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 और 9 तो 5 7 35। फिर आपके पास 4 और 0 तो 5 8 40। कितना आया? 278 बटे 7। 278 में 7 का भाग देंगे तो 278 बटे 7 अगर मैं करता हूं तो 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21 आ गया। और कितना बचा? 6 और 8। तो 6 और 8 में अगर तो 7 नाम 63 यहां तक जाएगा। और बचेगा आपको 5 और 0, 7 7 49, तो 39.7 आपका 39.7 आपका माध्य यहाँ पर आएगा। कितना आएगा? 39.7। 39.7 ये आपका होगा आंसर। तो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि महिला शिक्षक कितनी है, एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, और यहाँ पर ए कैसे निकाला है मैंने, डी कैसे निकाला है, यू आई कैसे निकाला है। ये सारी चीजें आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। इसमें क्या करते हैं हम, इसको कौन सी विधि बोलते हैं? पग विचलन विधि बोलते हैं। बहुत सरल है। यहां तक तो आपको नॉर्मल ये समझ में आता है कि डीआई तक कैसे निकालते हैं। डीआई के बाद एच किसको बोलता हूं मैं? कि वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, या फिर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही एच है। ठीक है, तो एच कितना आया है? 10 आया है। इसमें अब अगर एच 10 आया है तो हमको क्या करना है? सारे डीआई में से एच को डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब वैल्यू को छोटी अगर मैंने कर लिया है तो एफ आई से इंटू कर दूंगा और फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें आपके पास रही माध्य से संबंधित। अब यहां पर माध्य होता है आपका खत्म। माध्य खत्म होने के बाद आपके पास दो चीजें बचती हैं, माध्यक और बहुलक। वो भी हमने अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास बचता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक और बहुलक आसान है, एक एक ही फॉर्मूला है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम अगले लेक्चर में जब हम देखेंगे माध्यक और बहुलक, क्या देखेंगे? माध्यक और बहुलक। तो हमको इसको किसके लिए देखना है दोस्तों? हमको इसको देखना है, आप याद रखना है बस आपको, कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक और बहुलक देखेंगे। तो यहां पर ये लेक्चर आपका माध्य का खत्म होता है। जो 11 नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे वो माध्य से ही बनेंगे। किससे बनेंगे? माध्य से बनेंगे। माध्य में भी आपको क्या करना है? आपको पग विचलन और आपको एक विधि करना है कल्पित माध्य। ठीक है, ये 2-3 चीज आपको करना है। माध्य से 11 नंबर के प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसकी थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि मैंने आपको बताई हुई है। तो हम अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में।